हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज दोस्तों बात कर रहे हैं सल्तनत काल का तुगलक वंश। दोस्तों इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं खिलजी वंश के बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी के जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। अब देखिए, गियासुद्दीन तुगलक का जो समय है 1320 से लेके 1325 तक। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कई बातें कही जाती हैं। गियासुद्दीन तुगलक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, लेकिन दोस्तों इसके बारे में एक तरफ से बताता हूँ आपको। मुल्तान की एक मस्जिद में एक अभिलेख पाया गया है जिसमें गाजी मलिक ने दावा किया है कि मैंने 29 लड़ाइयों में तत्तारों को पराजित किया है। तत्तार जाति थी, वो पराजित किया है, इसलिए मेरा नाम मलिक उल गाजी है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में अमीर खुसरो कहता है कि वह अपने राजमुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों का शिरस्तान यानी पगड़ी छुपाए हुए है। यानी इसका मतलब क्या है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने खिलजी की सैनिक दक्षता को बनाए रखा, उसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, किंतु उससे खिलजी को मसाहत की पद्धति को, उसने जो खिलजी की मसाहत की पद्धति थी यानी भूमि माप की पद्धति को त्याग किया, छोड़ दिया। उसने भू राजस्व की राशि को हटाकर उत्पादन का 1/10वां भाग या 1/11वां भाग कर दिया था। जो भू राजस्व की राशि थी उसे हटा करके 1/10 यानी 10वां हिस्सा, यानी 10वां हिस्सा सरकार लेगी, राजा लेगा, सुल्तान लेगा, और बाकी जिस व्यक्ति की भूमि है वह प्रथम सुल्तान था जो ऐसा मानता था कि राज की आय में वृद्धि भू राजस्व में वृद्धि द्वारा नहीं बल्कि उत्पादन में वृद्धि के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। यानी वो चाहता था कि भू राजस्व वृद्धि तो करिए, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन भी तो बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए उसने नहर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण कराया। सल्तनत काल का पहला सुल्तान था वो। उसने खूत, मुकद्दम और चौधरी को कुछ रियायतें भी दी। खूत, मुकद्दम, चौधरी जो हर गांव में मुखिया बना रखे थे, अर्थात भले ही उसने खूती को वापस नहीं किया, किंतु उसकी व्यक्तिगत भूमि को उसने, मतलब उनकी खूत, मुकद्दम, चौधरी की व्यक्तिगत भूमि को भू राजस्व से मुक्त कर दिया था। उसने अपने पुत्र जौना खां को, उस समय देवगिरी का गवर्नर था, वारंगल का क्षेत्र जीतने का आदेश दिया था। 1323 में वारंगल पर हमला किया, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली। 1324 में उसने दोबारा हमला किया और वारंगल को जीतकर साम्राज्य में मिला लिया। उसने वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा। गियासुद्दीन तुगलक 1325 में बंगाल के अभियान पर गया। बंगाल के अभियान में उसे सफलता नहीं मिली और जब वह लौटा तो जौना खां ने उसे एक लकड़ी का महल तैयार कराया। जौना खां मतलब जौना खां था जो आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से आया। उस महल के गिर जाने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। बर्नी का मानना है, जो क्वेश्चन आते भी हैं, बर्नी का मानना है कि बिजली के कारण ऐसा हुआ, किंतु इब्न बतूता इसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र मानता है। ठीक है दोस्तों, ये था गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का समय है 1325 से 1351। दोस्तों देखो, मैं आपको इस टाइप का वीडियो दे रहा हूँ कि आप आराम से सोते बैठते थके हुए हो तब भी आप कान में लीड लगाइए, मोबाइल ऑन करिए, सुनते रहेंगे। देखो दोस्तों, बस आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अपने जो दोस्त हैं जो नहीं समझ पा रहे, हिस्ट्री को भी नहीं समझ पा रहे कहानी की तरह, आप उनको शेयर करिए। दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, मैं किसी किताब के थ्रू नहीं बोल रहा, ये मेरे पास अपना एक बहुत बड़ा कई किताबों का एक निचोड़ है, मैं उससे आपको ये नोट्स दे रहा हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 का समय है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन का सोने का सिक्का चलवाया था,
इसे इब्न बतूता दीनार कहता है। उसी तरह उसने 140 ग्रेड का एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे अदली कहा जाता था। देखिए, सोने के सिक्के को इब्न बतूता दीनार कहता है जो 200 ग्रेड का था। 140 ग्रेड का चांदी का सिक्का चलाया, उसे अदली कहा गया। चांदी का सिक्का था अदली, ये याद रखना आप। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया था। 1326 से 1335 के बीच उसने कई प्रशासनिक प्रयोग किए, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किए। बर्नी, फरिश्ता, इब्न बतूता, मलिक उल अबसार के लेखक अल-उमरी, मलिक उल अबसार का लेखक था अल-उमरी, और आगे मेहदी हुसैन के लेखन ने उसके प्रशासनिक प्रयोग का प्रकाश पड़ा। यानी अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक प्रयोग जो किए थे उसने, राजधानी परिवर्तन आदि, वो कहाँ से मिलते हैं ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। बर्नी ने, समझ लीजिए, बर्नी, फरिश्ता, इब्न बतूता, मलिक उल अबसार के लेखक अल-उमरी और मेहदी हुसैन, ये सब लेखकों ने इनके प्रशासनिक प्रयोगों पर प्रकाश डाला है, यानी जानकारी मिली इनसे। हमारे जानकारी देखो, आपको मालूम है हिस्ट्री में स्रोत बड़ी चीज है। कहाँ से मिला? खुदाई में मिला, लिखित मिला तो कहाँ से मिला? ये बड़ी ऑथेंटिक चीज होती है दोस्तों। इतिहास में स्रोत मिला हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व इतिहास है। इतिहास को का मतलब है जो पहले ऐसा हुआ तो कहाँ से हमें जानकारी मिली? हुआ, ठीक है, हमारे माता पिता, हमारे बाबा पर बाबा, ये सब हुआ है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसके पीछे कोई सोर्स है। देखिए, पहला था राजधानी परिवर्तन। वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, संभवतः प्रशासनिक सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा निर्णय लिया था। मतलब ये मानते हैं कि जैसे राजधानी बीच में होती है ना देश के, तो उसने ऐसा किया था। कुछ इतिहासकार का मानना है उसकी 2 राजधानियां थी, चाहे जो भी उसका प्रयोग असफल हो, जो भी रहा उसका प्रयोग असफल हो गया, क्योंकि दिल्ली वीरान हो गई। इसका एकमात्र लाभ यह माना जा सकता है कि उत्तर एवं दक्षिण भारत की संस्कृतियां एक दूसरे से परिचित हो गई। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की संस्कृति का प्रसार हुआ, यानी दक्षिण भारत में जब प्रसार किया, तुगलकाबाद बसाया, तो ये काम था। सांकेतिक मुद्रा, विश्व में एक अकेला शासक नहीं था जिसने सांकेतिक मुद्रा को अपनाया था। इससे पूर्व चीन के कुबलाई खां, ईरान के कैरवत ऐसा प्रयोग कर चुके हैं और उन्होंने कागज की मुद्रा को अपनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के को छोड़कर कांच के सिक्के चलाए, मतलब चांदी के सिक्के छोड़ दिए थे, कांच के सिक्के अपनाए। विश्व स्तर पर चांदी कमी को देखते हुए ऐसा किया गया था, ऐसा माना जाता है। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक की भूल हो गई थी, उसने नकली मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के कड़े उपाय नहीं किए। और जैसा कि बर्नी मानता है प्रत्येक हिंदू के घर में एक टकसाल स्थापित हो गई थी। तुगलक की एक योजना असफल हो गई, किंतु उसने कोई दीर्घगामी प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि इब्न बतूता ने 1333 में दिल्ली पर इसका खास प्रभाव नहीं देखा था। अगला था खुरासान अभियान। एक मंगोल आक्रमणकारी तरमासरीन ने भारत पर आक्रमण किया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक मंगोल आक्रमणकारी था तरमासरीन, इसने भारत पर। क्वेश्चन आ जाता है कि एमबीटी के समय, मतलब एमबीटी शॉर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस मंगोल आक्रमण ने अटैक किया था? तरमासरीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे पराजित किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान विजय का लक्ष्य निर्धारित किया, और विशेषकर इसलिए कि मंगोलों के पतन के बाद मध्य एशिया में एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसने 3,70,000 सैनिकों की एक नई सेना बनाई और उन्हें 1 वर्ष का वेतन अग्रिम रूप में दे दिया। तभी मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और तुगलक को यह योजना छोड़नी पड़ी। इससे राज्य को बहुत घाटा हुआ। अगला था कराची अभियान। कराची क्षेत्र कुमायूं की पहाड़ियों में भारत और चीन के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र था। तुगलक ने भारत की सीमा रेखा स्पष्ट करने के लिए इस कब्जे में लेना चाहा। इसके लिए 10,000 की सेना भेजी। इससे हालांकि इस क्षेत्र पर उसकी नाम मात्र की संप्रभुता स्थापित हुई, किंतु उसे अधिकांश सैनिक मारे गए। अगला प्रयोग था दोस्तों दोआब की खेती। तुगलक ने दोआब क्षेत्र में प्रगतिशील खेती प्रारंभ की ताकि राज्य की आय में वृद्धि हो सके। 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विभिन्न प्रखंडों में बांट दिया गया और प्रत्येक क्षेत्र में नकदी फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें बहुत बड़ी राशि का निवेश किया गया।
इस कार्य की देखरेख के लिए एक दीवाने कोई की स्थापना की। दीवाने कोई विभाग की स्थापना की थी। सारे विभाग वगैरह प्रशासनिक, ये पॉलिटिकल चल रहा है दोस्तों, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव राजस्व सिद्धांत सब आगे मैं आपको बताऊंगा, आप सुनते रहिए, आप याद हो जाएगा सब ऐसे। किंतु अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के कारण यह योजना, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया तो के कारण योजना असफल हो गई। जिस समय दोआब क्षेत्र अकाल से ग्रस्त था, उस समय तुगलक ने वहां भू राजस्व की राशि बढ़ा दी और उसे उत्पादन का 50% कर दिया। बताओ, भू राजस्व 50% हुआ तो किसानों को कितनी मट्टी खराब की गई। परिणामतः कृषकों के बीच असंतोष हो गया और जगह जगह बलवे शुरू हो गए। अंत में फिरोज तुगलक ने कर्ज की राशि माफ करके किसानों को संतुष्ट किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक हो गया। 1328 में अंतिम हिंदू राज्य काम्पिल को जीत लिया गया। मतलब मोहम्मद तुगलक ने अंतिम हिंदू राज्य बचा था, उसको जीत लिया। साम्राज्य विस्तार के साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई और मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों ने उसको और जगह दी। मोहम्मद तुगलक ने कुलीन वर्ग के आधार को और भी विस्तृत किया। उसमें न केवल भारतीय मुसलमान और हिंदुओं को भी शामिल किया गया। वह प्रथम सुल्तान था जिसे न्याय व्यवस्था की परिधि में उलेमा वर्ग को भी ला दिया। उलेमा वर्ग को न्याय व्यवस्था की परिधि। तुगलक तर्क बुद्धिवादी था। उसे जैन संत जिन प्रभासूरी से निकट का संबंध था। उसका जो है जैन संत है, उससे भी निकट का संबंध था। उसने खुतबा पर से खलीफा का नाम हटा दिया। उसकी नीतियों के कारण चारों तरफ विद्रोह होने लगे। 1326 से 1327 में सागर के गवर्नर और उसका संबंधी गोशास ने विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बलपूर्वक इस विद्रोह को कुचल दिया। 1328 में लाहौर, मुल्तान और उच्च के गवर्नर ने विद्रोह किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विद्रोह को दबा दिया। 1335 में मदुरा के गवर्नर एहसान शाह ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को नहीं दबाया जा सका और इस तरह मदुरा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। तेलंगाना में प्रलय नायक और कापय नायक ने शासक वीर बल्लभ प्रति की सहायता से हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन चलाया। हिंदू पुनरुत्थानवादी, इसी का परिणाम था कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने अपने 5 भाइयों की सहायता से स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1338 में बंगाल के गवर्नर फखरुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल राज्य को स्वतंत्र करा लिया। 1340 से 41 में गुजरात और जाफराबाद के गवर्नर एन उल मुल्क ने विद्रोह किया, किंतु इस विद्रोह को दबा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण के अमीर सादान, यानी अमीर सादान होता था 100 अमीरों का एक संगठन, को प्रताड़ित किया। दक्षिण में जो अमीर सादान था 100 अमीरों का संगठन प्रताड़ित किया। अंत में बहमन शाह ने के नेतृत्व में 1347 में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। 1347 में बहमनी साम्राज्य, ये आगे दक्षिण भारत में हम लोग इसकी पृष्ठभूमि बता दिए, वहां पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक दौड़ता रहा। उसी समय 1348 में एक भयंकर प्लेग का प्रकोप हुआ। प्लेग होता है चूहों के अंदर पिस्सू होते हैं, वो जब बढ़ जाते हैं तो बीमारी बढ़ने शुरू हो जाती है। अब सब होते चूहों में होते हैं, इसी चूहों की गंदगी उससे दूर रखा जाता है ना। चूहों के अंदर बालों में पिस्सू होते हैं, जैसे चूहे हो जाते हैं इस टाइप से पिस्सू हमेशा होते हैं। छोटी मात्रा में होते हैं, हल्की मात्रा में होते हैं, ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो ये बीमारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी के किनारे कन्नौज के पास स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर शरण पाई। कन्नौज के पास स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर शरण पाई। तो स्वर्गद्वारी कहाँ है? बदायूं के पास है। कन्नौज मतलब और बदायूं के क्षेत्र में। मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोह को दबाने के लिए क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक दौड़ता रहा। अंत में सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर 1351 में 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, 1351 to 1388। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में ठट्टा में हुई। फिर महत्वपूर्ण अमीरों ने फिरोज तुगलक को
राजपुत भेंट किया। दोस्तों इसका माना जाता है कि ऐसा पहला सुल्तान था जिसे 3 बार खलीफा से सनद प्राप्त की थी, 3 बार। फिरोज तुगलक ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ इसे स्वीकार तो कर लिया इस राजपुत को। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा राजब का पुत्र था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जिस समय वह शासक हुआ उस समय सल्तनत का वजीर ख्वाजा ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इसने 5 से 6 वर्ष का एक बालक था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। उसे वो मोहम्मद बिन तुगलक का वंशज करार देता था, किंतु ख्वाजा जहां का षड्यंत्र विफल हो गया, उसे राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। फिरोज तुगलक को कांटों का ताज मिला था। उसके सामने निम्न समस्याएं थी। पहला, ऋणग्रस्त किसानों का असंतोष। ऋणग्रस्त किसानों का असंतोष के पॉइंट आ जाते हैं 3, 2 पॉइंट देखिए कौन सा गलत कौन सही। ऋणग्रस्त किसानों का असंतोष था, किसानों को ऋण थे, उस पर असंतोष किसान थे, कैसे जमा करें। साम्राज्य की वितरण की समस्या थी। खाली खजाना था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सैनिकों में लुटा दिया था। अमीर वर्ग का संतोष था। मोहम्मद बिन तुगलक की रेडिकल नीति के कारण उलेमा वर्ग का संतोष, थोड़ी स्ट्रिक्ट नीति थी, उलेमा वर्ग भी असंतोष था। तो ये सब सारे 4-5 बातें थी उनके खिलाफ। और कैसे फिरोज तुगलक ने को कवर किया, समाधान क्या निकाला, ऋणग्रस्त किसानों का संतोष कैसे खत्म किया। सबसे पहले उसने साम्राज्य के विद्रोहियों को माफी दे दी, जिसमें मोहम्मद तुगलक का वजीर ख्वाजा जहांगीर था। उसने किसानों को ऋण से मुक्त कर दिया और इसके लिए उसने सल्तनत के महालेखाकार ख्वाजा फक्र सदी को ऋण से संबंधित रजिस्टर को रद्द करने का आदेश दिया। जो किसानों पर कर्ज दे रखा था किसानों ने, उस रजिस्टर को उसने फाड़ के फंसा दिया, मान लो खत्म ही करा दिया। समझ गए। सामान्य जनता को संतुष्ट करने के लिए उसने शुक्रवारी खुतबों में तुगलक वंश के शासकों के साथ सल्तनत काल के अन्य शासकों के नाम भी शामिल किए। खुतबे में मोहम्मद गौरी का नाम तो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था। साम्राज्य के वितरण की समस्या। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम साल में ही बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। फिरोज शाह तुगलक ने व्यवहारिक बुद्धि का सहारा लिया और उसे अपने उस क्षेत्रों को दोबारा जीतने की कोशिश नहीं की। वह एक योग्य सेनापति नहीं था और उसने अपने जीवन काल में कुल 4 अभियान किए थे। प्रथम 2 अभियान बंगाल के विरुद्ध किए थे। बंगाल के विरुद्ध प्रथम अभियान में 1353 में हुआ और दूसरा पहला 1353 में हुआ जो इलियास शाह के शासक था वहां। पहला अभियान बंगाल का 1353 में हुआ जिसका शासक उस समय इलियास शाह था। यह दोनों अभियान सफल रहे। बंगाल के अभियान से लौटते हुए उसने जौनपुर नामक नगर बसाया। जौनपुर नामक नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया और इसी अभियान में उसने उड़ीसा के गंग शासकों पर भी हमला किया। इसी अभियान में उसने जाज नगर को लूटा। ऐसा माना जाता है कि इस घटना से गंग शासकों की प्रतिष्ठा इतनी गिर गई कि आगे चलकर कपिलेंद्र वंश की स्थापना हुई। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट का अभियान किया और वहां से उस ज्वालामुखी के मंदिर को लूटा। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट है ना, नगरकोट कांगड़ा नगरकोट, ऐसा माना जाता है कि इसने 300 संस्कृत ग्रंथों को भी फारसी में अनुवाद कराया। इस अभियान में 300 संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम दलाल फिरोज शाही था। जो 300 ग्रंथों का अनुवाद कराया उसका नाम दलाल फिरोज शाही रखा गया। इसका अनुवादक आजुद्दीन खालिद खानी था। मतलब जो संस्कृत ग्रंथों को फारसी में किया उसका नाम था आजुद्दीन खालिद खानी। 1361 से 1362 में सिंध के शासक जैम बवानिया के विरुद्ध अभियान किया। ऐसा माना जाता है कि ठट्टा क्षेत्र में उसके सैनिक खो गए थे। फिर सल्तनत काल का वजीर खाने जहां मकबूल ने नई कुमुक भेजी, जब जाकर वह सिंध के शासक को मजबूर कर पाया और उस पर नाम मात्र की प्रथा स्थापित कर पाया। अगला दोस्तों खाली खजाना। फिरोज शाह तुगलक ने वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने भी भूमाप की प्रणाली को छोड़ दिया, बदले उसने जागीरदारों की व्यवस्था को अपनाया। उसने एक अधिकारी ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया। उसने एक अधिकारी जागीरदारी व्यवस्था लागू हिसामुद्दीन को ख्वाजा हिसामुद्दीन ने संपूर्ण साम्राज्य के भूराजस्व की राशि 6 करोड़ 75 लाख निर्धारित की। फिरोज शाह तुगलक ने 23 प्रकार के करों और शेषों को मतलब अभावों को रद्द कर दिया, क्योंकि वे गैर इस्लामी था। इसके बदले उसने 4 प्रकार के कर निर्धारित किए।
4 प्रकार के कर चलाए जो शरीयत के अनुकूल थे। ये 4 प्रकार के कर थे: जजिया, जकात, खराज और खम्स। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया को खराज से पृथक कर दिया। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया को खराज से मुक्त कर दिया था। शरीयत के अनुसार खम्स युद्ध के लूट पर कर होता था। शरीयत के अनुसार, शरीयत मतलब मुस्लिम कानून के अनुसार खम्स लूट युद्ध के लूट पर कर होता था। इससे राज्य का हिस्सा 1/5 भाग और सैनिकों का हिस्सा 4/5 भाग होता था। लूट के भाग में राज्य 1/5 लेता था और 4/5 हिस्सा सैनिकों को ज्यादा। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बदल दिया था। उसने राज्य का हिस्सा 4/5 भाग और सैनिकों का 1/5 भाग कर दिया था। तुगलक ने इसे परिवर्तित करके इसे शरीयत के अनुकूल बना दिया। इन 4 करों के अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया जो कुल उत्पादन का 1/10 भाग होता था। सिंचाई कर फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था जो कुल उत्पादन का 1/10 भाग होता था, जिसे शुर्श कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने कुछ नए प्रकार के सिक्के भी चलाए। उसने शशगनी जो चांदी का सिक्का चलाया जो 6 जीतल के बराबर होता था। उसने अद्धा नामक एक सिक्का भी चलाया जो मिश्र धातु चांदी व तांबे का होता था जो आधा जीतल के बराबर होता था। उसने बिख नामक एक सिक्का चलाया, वह भी मिश्र धातु का होता था जो 1/4 जीतल के बराबर होता था। फिरोज तुगलक ने बंजर भूमि के विकास के लिए भी प्रयास किए और बंजर भूमि से प्राप्त आय को उसने धार्मिक खर्चों के लिए सुरक्षित रखा। फिरोज तुगलक ने नहर सिंचाई का विकास किया। अफीफ का मानना है कि उसने 2 नहर निकलवाए, एक यमुना नदी और दूसरी सतलज नदी से, जबकि याहिया बिन अहमद सरिंदी का मानना है उसने 4 नहर बनवाए। चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय था है कि उसने नहरों के अधिकांश लाभ दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र को प्राप्त हुआ था। उसने 1200 फलों के बाग भी लगवाए, इससे भी राज्य की आय में वृद्धि हुई। अमीर वर्ग का असंतोष कैसे कम किया? मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों में अमीर वर्ग असंतुष्ट था। फिरोज तुगलक ने इसे दूर करने की कोशिश की। अमीर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उसने राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया। न केवल असैनिक पद वरन सैनिक पद भी वंशानुगत बना दिए गए। उसने यह नियम बनाया कि अगर किसी सैनिक की मृत्यु होती है तो वह पद उसके पुत्र को प्राप्त होगा, और उसका पुत्र नहीं है तो उसके दामाद को प्राप्त होगा, और दामाद भी नहीं है तो उसके दास को प्राप्त होगा। इतना तक उसने स्वयं एक सैनिक को क्लर्क को रिश्वत देने के लिए पैसे दिए थे। एक सैनिक को क्लर्क को रिश्वत देने के लिए पैसे दिया था। उसने स्वयं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया था। भ्रष्टाचार समझ रहे हैं आप कहां से शुरुआत होती है? मोहम्मद बिन तुगलक के आदर्शवादी नीति के कारण उलेमा वर्ग का असंतोष। मोहम्मद तुगलक के आदर्शवादी नीति से उलेमा वर्ग असंतुष्ट हो गया था। फिरोज तुगलक ने कट्टर धार्मिक नीतियों को अपनाकर इस वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की। उसने कट्टर सुन्नी मुसलमान का रुख अपनाया, विशेषकर इसलिए कि उसकी माता भट्टी राजपूत थी। मोहम्मद तुगलक शरीयत के कानून का पालन करते हुए उसने 4 प्रकार के करों को लागू किया। उसने मुस्लिम स्त्रियों द्वारा महत्वपूर्ण संतों की मजार पूजा पर पाबंदी लगा दी। वह प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, और वह इसलिए कि यह शरीयत के अनुकूल नहीं था, क्योंकि मुस्लिम शरीयत में केवल बच्चे, स्त्री और अपंगों को मुक्त किया गया है। मतलब जजिया में जो कर लगाया जाता था, स्त्री, बच्चे और अपंगों को मुक्त किया गया है, या ऐसे लोगों को मुक्त किया गया है जो कोई जीविका नहीं है। इतना ही नहीं, उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया क्योंकि मुस्लिमों के बीच हिंदू धर्म की हिमायत कर रहा था। मतलब उसने ब्राह्मण को जिंदा जला दिया क्योंकि मुस्लिमों के बीच हिंदू धर्म की हिमायत कर रहा था। फिरोज तुगलक के लोक कल्याणकारी राज्य। फिरोज तुगलक ने व्यापक निर्माण कार्य भी किए। उसने अनेक
मकतबों, मदरसों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया। उसके काल का प्रमुख स्थापत्यविद मलिक ए सहना। मलिक ए सहना स्थापत्य मतलब जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्थापत्य था। और उसका शिष्य अहमद था। उसने दिल्ली स्थित इल्तुतमिश के मदरसे की मरम्मत कराई। साथ ही उसने फिरोजाबाद में एक मदरसा का निर्माण भी कराया। इसने इल्तुतमिश द्वारा निर्मित हौज शिमसी और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित हौज खास की मरम्मत कराई। उसने टोपरा और मेरठ से अशोक द्वारा निर्मित 2 स्तंभ अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया। उसने कुछ नए नगरों का निर्माण कराया, जैसे फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, फिरोजपुर, जौनपुर। देखो एक जौनपुर को छोड़ दो, समय फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर आ रहा है, ठीक है। उसने मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए दीवाने खैरात नामक एक विभाग, दीवाने खैरात बन था। यह विभाग गरीब मुस्लिमों की पुत्री की शादी के लिए धन भी देता था। उसी तरह उसने मुस्लिम बेरोजगारों के कल्याण के लिए एक रोजगार ब्यूरो की स्थापना कराई। उसने दिल्ली में एक राजकीय अस्पताल की स्थापना कराई, जिसका नाम दारुल सफा रखा, दारुल सफा। उसने 36 राजकीय कारखाने स्थापित कराए। उसमें दासों की नियुक्ति की गई। अरे दारुल सफा तो आज भी, अब भी आपको कहीं मिल जाएंगे, सफा खाना, दारुल सफा। उसने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगाई। फिरोज तुगलक की तुष्टीकरण की नीति अंत में साम्राज्य के गठन के लिए जिम्मेवार हो गई। 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी तुगलक शाह हुआ। तुगलक शाह के बाद अमीरों के 2 गुटों ने 2 अलग व्यक्तियों को शासक बनाए, जो कि नसीरुद्दीन महमूद और अबू बकर। थोड़े काल के लिए हुमायूं शासक हुआ और अंत में नसीरुद्दीन महमूद शासक हुआ, और वह एक अयोग्य शासक था। उसका वजीर मुल्लू इकबाल था। उसके काल में मलिक सरवर नामक व्यक्ति ने मलिक उस शर्फ की उपाधि प्राप्त की। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। नसीरुद्दीन महमूद और मुल्लू इकबाल एक नेता के साथ आगे बढ़ा, किंतु पराजित हुए। नसीरुद्दीन महमूद गुजरात भाग गया और मुल्लू इकबाल बरन। ध्यान रखिए, तैमूर लंग का आक्रमण कौन शासक थे? नसीरुद्दीन महमूद और मुल्लू इकबाल दोनों। अमीर तैमूर ने उत्तरी भारत को जी भर कर लूटा। अमीर तैमूर के आक्रमण से जो अवस्था उत्पन्न हुई, उसका लाभ उठाकर बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। मलिक उस शर्फ ने जौनपुर को स्वतंत्र किया और वहां का स्वतंत्र शासक बन बैठा। ख्वाजा जहां ने गुजरात को स्वतंत्र किया। दिलावर खां धुरी ने मालवा को स्वतंत्र किया। ये सब याद रखने आपको। मलिक उस शर्फ ने जौनपुर को, ख्वाजा जहां ने गुजरात को, दिलावर खां ने मालवा को। 1313 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। इसी के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। ऐसा माना जाता है उसकी मृत्यु के बाद दौलत खां लोदी नामक व्यक्ति थोड़े काल के लिए शासक हुआ। वो अमीर तैमूर लौट रहा था, तब उसने एक महत्वपूर्ण सूबेदार खिजर खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया। 1414 में खिजर खां ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। उसने 1414 से 1421 में तक शासन किया। माना जाता है कि उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, क्योंकि वह अपने को तैमूर के पौत्र शाहरुख से पैसा मानता था। उसने रैयत आला की उपाधि दी। अब देखो सैयद वंश की स्थापना कब से हुई है? सैयद वंश 1414 से 1421। अब यहाँ पर सैयद वंश की शुरुआत हो जाती है 1414 से 1421। उसने सैयद रैयत आला की उपाधि दी। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुबारक शाह हुआ। 1430 से 1434 तक शासन किया। इसी के समय सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी। ध्यान रखना, मुबारक शाह के समय ही सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी। 1434 में मोहम्मद शाह शासक हुआ, जो 1445 तक शासन करता रहा। 1445 में शाह आलम नामक शासक हुआ, जो 1451 तक शासन करता रहा। ऐसा माना जाता है कि उसका साम्राज्य दिल्ली और आसपास क्षेत्रों तक सीमित था। 1451 में इसने सरहिंद के गवर्नर बहलो लोदी के पक्ष में अपनी सत्ता का परित्याग किया और स्वयं पदायन चला गया। इसी के समय लोदी वंश की स्थापना हुई। बहलो लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। इसका समय था 1451 से 1489। 1451 से 1489
और 1451 से 1489 ये था। तो देखिए लोधी वंश के बारे में अब देखिए, बहलो लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश सल्तनत काल का प्रथम अफगान वंश था। भारत में अफगानों की जनसंख्या कम थी, अतः बहलो लोधी चाहता था कि उत्तर पश्चिम के अफगानों को भारत बुलाया जाए ताकि भारत में अफगानों की सत्ता सुदृढ़ हो। अतः उसने रोह के अफगानों से अपील की, तुम आओ, तुम अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओगे और मैं भारत में साम्राज्य बना लूंगा। और जैसा कि अब्बास का शेरवानी राइटर कहते हैं, अफगान टिड्डी के झुंड की तरह भारत की ओर चल पड़े। बहलो लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर से खदेड़ दिया और वहां से अपने पुत्र बरबक शाह को नियुक्त किया। इसी तरह उसने दरभंगा के शासक किरस को पराजित किया। 1489 में बहलो लोधी की मृत्यु हो गई। बहलो लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी हुआ। 1489 से 151 से सिकंदर लोधी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसने बंगाल के शासक हुसैन शाह से समझौता किया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप हुसैन शाह ने जौनपुर के शक्ति शासक को की मदद न करने का वादा किया। सिकंदर लोधी ने ग्वालियर और धौलपुर को जीत लिया। 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पूरी राजस्थान पर नियंत्रण को ध्यान रखते हुए उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसने अफगान अमीरों को अनुशासित करने की कोशिश की। इस तरह उसने कुछ हद तक राजवंश को सुदृढ़ बनाया। फिर भी भूमि की माप कराई। उसके लिए उसने गज सिकंदरी का प्रयोग किया, यानी गज ए सिकंदर लोधी। किंतु धार्मिक बातों में वो कट्टर था, क्योंकि उसने भी एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था। 1517 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी हुआ। 1517 तक 1518 में वो गाटोली की लड़ाई में महाराणा सांगा से पराजित हुआ। इसने भी अफगान अमीरों को अनुशासित करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अमीर खुद हो गए। अफगान अमीर दरिया खां लोहानी ने अपने को बंगाल में स्वतंत्र कर लिया। पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी पंजाब में स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। इब्राहिम लोधी का अपना चाचा आलम खान ने सिंहासन पर दावा प्रस्तुत किया। 1526 में पानीपत की लड़ाई में वह पराजित हुआ और मार डाला गया। दोस्तों, इसके बाद संघर्ष होता है, त्रिदलीय संघर्ष शुरू होता है। लोधी के राज्य, मेवाड़ के राज्य और गुजरात के राज्य और मालवा के राज्य के बीच एक प्रकार के शक्ति संतुलन की स्थिति थी। 16वीं सदी के आरंभ में तब स्थिति में परिवर्तन आया जब मालवा का राज्य अचानक कमजोर पड़ गया। मालवा के दरबार में गुटबंदी होने लगी। मालवा के शासक महमूद द्वितीय के विरोध में चंदेरी का एक राजपूत सरदार मेदिनी नायक खड़ा हो गया था। चंदेरी का राजपूत सरदार मेदिनी नायक, वो नाम आता इसका। महमूद द्वितीय को गुजरात से सहायता प्राप्त होती थी और मेदिनी राय को मेवाड़ के शासक राणा सांगा से। एक बार मेदिनी राय महाराणा सांगा को मदद की अपील की। महाराणा सांगा ने मालवा की ओर कूच किया और वे महमूद द्वितीय को बंदी बनाकर मेवाड़ ले आए। फिर उन्होंने महमूद द्वितीय को छोड़ दिया और बदले में उसके पुत्र को बंधक बना लिया। मेवाड़ की पूर्वी सीमा का विस्तार अब प्लियार खाट तक हो गया। इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा की प्रसिद्धि से ईर्ष्या होने लगी, अतः 1518 में उसने महाराणा सांगा के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, किंतु घटोली की लड़ाई में पराजित हुआ। इस तरह मेवाड़ के शासक और लोधी शासक के बीच उत्तरी भारत पर प्रभुता के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। इसी समय बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बंगाल 1338 में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। वह उत्तम किस्म के सिक्कों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। उसके सिक्के कलात्मक दृष्टि से अच्छे माने जाते थे। उसका उत्तराधिकारी इलियास शाह हुआ। उसने के विरुद्ध फिरोज तुगलक ने 1353 में अभियान किया। यह अभियान असफल रहा। माना जाता है कि इलियास शाह ने 1350 में नेपाल को जीता। उसका उत्तराधिकारी सिकंदर शाह हुआ। इलियास शाह का उत्तराधिकारी इलियास सिकंदर शाह, जिसने 1357 से 1389 तक शासन किया। इसके समय फिरोज तुगलक ने बंगाल का दूसरा अभियान 1359 में किया था। यह अभियान भी असफल रहा। इसका उत्तराधिकारी सिकंदर शाह का उत्तराधिकारी आजम शाह हुआ, जो 1389 से 1409 तक शासन किया। उसने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। आजम शाह ने इसे चीन के मिंग शासक के पास दूत भी भेजा।
आजम शाह के बाद कुछ समय के लिए अवस्था आ गई। 1415 में हिंदू शासक राजा कंस की गद्दी पर आसीन हुआ। उसने धनुजरमंदन देव की उपाधि दी। धनुजरमंदन की उपाधि दी। राजा कंस का पुत्र मुस्लिम दबाव को देखते हुए इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया और जलालुद्दीन के नाम से 1418 में शासन किया। फिर एक लंबे काल तक अव्यवस्था की स्थिति रही। एक बार फिर 1493 में सुव्यवस्था आई और हुसैन शाह शासक हुआ। हुसैन शाह ने 1493 से 1517 तक शासन किया। उसने जौनपुर के मसले पर सिकंदर लोदी के एक समझौता भी किया। उसके दो महत्वपूर्ण हिंदू अधिकारी रूप और सनातन थे। 1517 में नुसरत शाह शासक हुआ। नुसरत शाह 1532 तक शासन किया। नुसरत शाह ने बरा, सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। वह एक महान शासक था। उसने बाबर के साथ भी संघर्ष किया। 1532 में उसकी हत्या हो गई। फिर उसके नाबालिग पुत्र की हत्या करके उसका चाचा गयासुद्दीन महमूद के नाम से शासक बना। इसी गयासुद्दीन महमूद को शेर शाह ने बंगाल से खदेड़ दिया। बंगाल की स्थापत्य की खासियत यह है कि मुख्यतः इसमें ईंटों का प्रयोग हुआ, पत्थरों का गौड़ प्रयोग हुआ है, साथ ही छोटे खम्भों पर नुकीले मेहराब बनाए गए। कश्मीर 1320 में मंगोल आक्रमणकारी दलूचा ने यहाँ हमला किया। दलूचा के आक्रमण के बाद कश्मीर से हिंदू शासन का खात्मा हो गया। 1339 में भी मीरी वंश की स्थापना हुई। इस वंश का एक शासक सिकंदर शाह हुआ। 1379 से 1417 तक शासन किया। यह क्रूर शासक था। इसका मंत्री सोहाभट्ट था। सोहाभट्ट एक हिंदू था, पर उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और वो स्वयं हिंदू का एक बड़ा विरोधी बन गया। उसने हिंदुओं को कश्मीर घाटी छोड़ने का आदेश दिया। हिंदुओं के मंदिर नष्ट कर दिए गए। सिकंदर शाह का छोटा भाई जैनुल अबादीन था, जिसने 1420 से 1470 तक शासन किया। सिकंदर शाह का छोटा भाई जैनुल अबादीन था। वह एक उदार शासक था। वह इतना उदार था, उसने कश्मीर का अकबर खाया है। जैनुल अबादीन ने हिंदुओं को कश्मीरी घाटी में पुनः आमंत्रित किया और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी। उसने जजिया को हटा दिया। उसने गौहत्या पर भी पाबंदी लगा दी। जैनुल अबादीन ने कश्मीर में कुछ उद्योगों के विकास के लिए काम किया। जल्दसाजी कला सीखने के लिए उसने 2 व्यक्तियों को समरकंद भेजा। उसी तरह कश्मीर में शाल बनाने की कला विकसित की। उसने तिब्बत के कुछ भागों को जीता। उसके स्थापत्य का एक बड़ा मात्र नमूना जैनुल लंका है, जो बुलर झील के पास बनाया गया है। यह इतिहास में बड़साल के नाम से प्रसिद्ध है। जौनपुर में मलकुश सर्ग ने गोंद को स्वतंत्र बनाया। उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह सर्गी था। यह योग्य शासक था। उसने शिक्षा और कला को संरक्षण दिया। उसने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। माना जाता है कि इसी के समय जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाने लगा। उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह सर्गी हुआ और उसका उत्तराधिकारी हुसैन शाह सर्गी हुआ। इसे बहलुल लोदी ने जौनपुर से खदेड़ दिया था। उड़ीसा में गंगवंश स्थापित हुआ। यह याद रखने आपको, गंगवंश, उड़ीसा में गंगवंश एक महत्वपूर्ण शासक अवंती वर्मन चोड़गंग था, जिसने 11वीं सदी के अंत में और 12वीं सदी के प्रारंभ में शासन किया। उसने जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाया। ठीक है, अवंती वर्मन ने। 13वीं सदी में इसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन हुआ। इसने जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। नरसिंह वर्मन ने पूरा करवाया है, अवंती वर्मन ने शुरू कराया है। इसने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है। इसने नरसिंह वर्मन ने। बंगाल के लौटते हुए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा का अभियान किया। इस अभियान में गंगवंश की प्रतिष्ठा काफी गिर गई। 1434 से 1435 तक गंगवंश का स्थान कबरेद वंश ने ले लिया। इतिहास में इस वंश के शासक गजपति के नाम से जाने जाते हैं। गुजरात, जाफर का कदीम गुजरात स्वतंत्र हुआ। वो आगे जाकर मुजफ्फर शाह के नाम से शासक हुआ। इसका एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी अहमद शाह हुआ, जिसने 1411 से 1433 तक शासन किया। अहमद शाह को अहमदाबाद शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। यह एक योग्य शासक था, किंतु धार्मिक बातों में कट्टर था। उसने सिद्धपुर के मंदिर को तोड़ दिया। धार्मिक बातों में कट्टर होते हुए भी इसने हिंदुओं को नौकरी दी। इसलिए 2 महत्वपूर्ण अधिकारी मानचंद्र और मोतीचंद्र थे। आगे का महत्वपूर्ण शासक महमूद बेगड़ा हुआ। 1459 से 1511 तक शासन किया। महमूद बेगड़ा ने 1459 से 1511 तक शासन किया। माना जाता है इसने 2 किलों को जीता था। इसका नाम था बेगड़ा पड़ा। इसके लिए इसका नाम बेगड़ा पड़ा। गिरनार और चंपानेर, उसने गिरनार का नाम मुस्तफाबाद और चंपानेर का नाम मोहम्मदाबाद रखा। गिरनार का नाम मुस्तफाबाद और चंपानेर का नाम मोहम्मदाबाद रखा। उसका दरबारी कवि उदयराज था, जिसने राजा विरोध नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ महमूद बेगड़ा की जीवनी है। महमूद बेगड़ा के बारे में माना जाता है कि बचपन से उसे विष देकर पाला गया था।
उसका शरीर पर बैठने वाली मक्खी भी मर जाती थी। महमूद बेगड़ा एक पेटू शासक था। उसका पौत्र बहादुर शाह हुआ, बहादुर शाह के नाम से शासक हुआ। 1531 में उसने मालवा को जीत लिया। उसने बाबर के साथ संघर्ष किया, किंतु 1537 में पुर्तगाली गवर्नर के हाथापाई करते हुए अरब सागर में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। पुर्तगाली आ गए भाई 1500 में। तो मालवा, दिलावर खां धुरी ने मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसका उत्तराधिकारी हुसैन शाह हुआ, जो धार्मिक बातों में बहुत उदार था। ललितपुर मंदिर से में पाए गए अभिलेख में फिर मिलता है कि हुसैन शाह धार्मिक बातों में उदार होते हुए था। उत्तराधिकारी महमूद खिजली हुआ, वह एक शक्तिशाली शासक था। गुजरात के शासक अहमद शाह और मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का समकालीन था। यानी महमूद खिजली गुजरात के शासक अहमद शाह और मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का समकालीन था, कंटेम्पोररी। उसने इन दोनों शासकों से संघर्ष किया। उसका उत्तराधिकारी महमूद द्वितीय हुआ, जो कमजोर शासक था। महमूद द्वितीय के समय महाराणा सांगा का प्रभुत्व और नियंत्रण मालवा पर स्थापित होने लगा। 1531 में बहादुर शाह ने मालवा को गुजरात के राज्य में शामिल कर लिया। मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया था। फिर माना जाता है कि सिसोदिया राजकुमार हमीद ने इसे आजाद कराया। इस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक राणा कुंभा था, वह महमूद खिलजी के समकालीन था। मेवाड़ में कुछ 54 किले हैं, 54 किले सिर्फ 36 राणा कुंभा के द्वारा निर्मित किए गए हैं। संभवतः महमूद खिलजी को पराजित किया और उस जीत के प्रतीक रूप में उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। वे कला और विद्वान के संरक्षक थे, साथ ही वे स्वयं भी विद्वान थे। उन्होंने एक ग्रंथ एकलिंग महात्मा की रचना की। माना जाता है उसके पुत्र उदा ने हत्या कर दी। मेवाड़ में थोड़े काल तक अवस्था की स्थिति बनी रही। आगे मेवाड़ एक फिर शक्तिशाली हुआ और 1509 में महाराणा सांगा शासक हुआ। थैंक यू दोस्तों।